एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कल्पना यादव। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 9th की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पार्ट 2 जिसने नहीं देखा उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थोड़ा चैप्टर जो है लॉन्ग है, इसलिए मेरे को पार्ट 3 जो है बनाना पड़ा। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग वहाँ से जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा था। तो चलिए अब चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने पार्ट 2 में आधा जो चैप्टर था वो आपका कवर करवा दिया है। तो ये पार्ट 2 है। तो इसमें जो ये टेबल हमें देखनी थी, क्योंकि हमने ये टेबल रीड नहीं करी थी। तो इस टेबल को ज़रूरी है, ये टेबल ज़रूर लर्न कर लेना, इसको पढ़ लो अच्छे से। तो यहाँ पर हमें इस टेबल में कुछ आपको एलिमेंट की एटॉमिसिटी दे रखी है। तो एटॉमिसिटी का मतलब जो है मैंने आपको पार्ट 2 में बता दिया था। जिसने पार्ट 2 देखा होगा वो सब जानता होगा, ठीक है, कि मैं क्या बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ एलिमेंट। अब देखो, एलिमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं। दो तरीके के हमारे एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है नॉन मेटल एंड सेकंड होता है मेटल, ठीक है। अब देखो, इसमें नॉन मेटल में भी हमारे कुछ एलिमेंट्स के नाम दे रखे हैं, ठीक है। नेम होता है आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो देखो, इनकी एटॉमिसिटी क्या होती है। इनकी एटॉमिसिटी जो अगर हम बात करें तो आर्गन की एटॉमिसिटी होती है मोनो एटॉमिक, हीलियम की मोनो एटॉमिक, ऑक्सीजन की डायो एटॉमिक, हाइड्रोजन की डायोटॉमिक और नाइट्रोजन की डायोटॉमिक, क्लोरीन की भी डायोटॉमिक और फॉस्फोरस की टेट्रा एटॉमिक और सल्फर की हमारी पोली एटॉमिक होती है। अब मेटल की बात करें तो मेटल में हमारे नेम दे रखे हैं सोडियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। तो देखो, सोडियम जो होता है, सोडियम क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है। आयरन भी मोनो एटॉमिक होता है, एल्युमिनियम भी मोनो एटॉमिक होता है और कॉपर भी मोनो एटॉमिक होता है। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आपको यहाँ पर दे रखा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, यानी कि हमारे कंपाउंड्स के कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए उसको रीड करते हैं। अब ये कहता है कि यार अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको ये बताएगा कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम एक डेफिनेट रेशो से कंबाइन होकर एक जो हमारे कंपाउंड और हमारे मॉलिक्यूल को बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमें आ गया। अब देखो, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको टेबल 3.4 में दे रखे हैं। चलो वो देखते हैं आप हम, ठीक है। तो ये है आपकी टेबल 3.4, ठीक है। अब आपकी ये टेबल 3.4 आपको यहाँ पर दे रखी है। तो इस टेबल में आपको कुछ एलिमेंट के कुछ कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल दे रखे हैं, वो देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो, कंपाउंड हमारे नाम दे रखे हैं यहाँ पे कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड की बात करूँ तो कंपाउंड क्या होता है बताइए। तो कंपाउंड हमें दे रखे हैं यहाँ पे वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे कंपाउंड हैं। अब इनके कंबाइनिंग एलिमेंट, ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है, जिन एलिमेंट से मिलकर ये कंबाइन हुए तो वही कंबाइनिंग एलिमेंट्स। तो देखो, कंबाइनिंग एलिमेंट्स इसके दे रखे हैं वाटर के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका रेशो क्या होता है, 1:8, ठीक है। तो ये हमारा किसका होता है, वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो होता है 1:8। एमोनिया का, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, कंबाइनिंग एलिमेंट है, इनका रेशो होता है 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से कंबाइनिंग एलिमेंट है, तो इसका रेशो होता है 3:8, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें यहाँ पे एक्टिविटी 3.2 दे रखी है, इसको पढ़ते हैं। तो देखो, इस एक्टिविटी में आपको कहा है कि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम के मास को रेशो के लिए टेबल 3.4 और एलिमेंट के एटम मास के लिए आपको टेबल 3 देखिए। टेबल 3.4 में दिए गए कंपाउंड के मॉलिक्यूल में एलिमेंट के एटम की संख्या के रेशो को अच्छे से ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उसमें एटम की जो भी नंबर, उसका रेशो किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, किस तरीके से फाउंड किया जा सकता है, तो वो आपको दे रखा है। चलिए अब चलते हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे कि एक टेबल दे रखी है, ठीक है। तो देखो, इस तरीके से वाटर के जो हमारे एटम होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जितने भी एटम की जो नंबर होता है वो क्या होता है, H:0, यानी कि H/0, जिसको हम 2:1 से बोल सकते हैं।
ठीक है। अब देखो एलिमेंट हमें दे रखा है यहाँ पर एच को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, और ओ हमारा ऑक्सीजन होता है। अगर हम इसको मास से रेशो करें तो इसका हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 होगा, और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, और एटॉमिक मास भी इसका 1 होता है, और सिंपलेस्ट रेशो इसका 2 होता है, और ऑक्सीजन का इसका रेशो क्या होता है, मास से। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मास का जो रेशो होता है वो कितना होता है ऑक्सीजन का, 8, और एटॉमिक मास 18, एटॉमिक मास इसका 16 होता है। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास जिसको हम म्यू भी बोलते हैं, ये भी हमें याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो क्या है कि वैसे इसका हो जाएगा, और ऑक्सीजन का अगर हम मास रेशो यानी कि उसका एटॉमिक मास निकालें तो 8/16 होता है, लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये किस तरीके से हो जाता है कि 2 4 8, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसको अगर हम करेंगे तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होगा कि जैसे 8/16 दे रखा है, तो 2 4 8 और 2 8 16, तो ये हो जाएगा कैसे, देखो 2 2 4 और ये हो गया 4। ठीक है, मैं सिंपल तरीके से करके दिखा रही हूँ, ये आपका 1, तो 1/2 निकल गया एटॉमिक मास, तो ये होता है। ठीक है, सिंपल तरीके से अगर आपको पूछना हो तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है इसका, 1 होता है। अब देखते हैं व्हाट इज एन आयन, यानी कि आयन क्या होता है। तो आयन किससे मिलकर बने होते हैं, पार्ट 2 में मैंने बताया था, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो हमारे आयन होते हैं वो किससे मिलकर फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो बोला था कि जिसको आयन की डेफिनेशन पता है वो जल्दी से जाकर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दो। फिर भी नहीं पता तो मैं एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि मैंने पार्ट 2 में वैसे बता दिया था, लेकिन पार्ट 3 में मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। तो आयन्स जो होते हैं, आयन जो है, आयन एटम प्लस मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल से फॉर्म होते हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं आयंस। ठीक है, अब देखो आयंस के बारे में हमें बताया है। अब देखो ये कहता है कि मेटल और नॉन मेटल जो हैं वो कंपाउंड्स के चार्ज पार्टिकल से बने होते हैं। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इन्हीं को हम आयंस कहते हैं, और आयंस के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिवली और पॉजिटिवली दोनों होते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम एनियन कहते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम केशन कहते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड को जो ले लीजिए और उसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन, और उसमें उसमें आपको नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयंस, ठीक है, इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में जो है ये उसमें प्रेजेंट रहते हैं। कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है घटक, संघटक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं संघटक। ठीक है, तो ये उसके रूप में उसमें किस में रहते हैं, उसके रूप में इसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो ये कहता है कि जो हमारे आयन है, आयन जो है, आयन एक चार्ज एटम, और एटम का एक ऐसा ग्रुप होता है जिस पर नेट जो होता है, ठीक है, जिस पर नेट जो होता है वो क्या होता है, नेट जो होता है उस पर प्रेजेंट होता है। तो एटम के ग्रुप जिन पर नेट जो होता है प्रेजेंट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम पॉली एटॉमिक आयन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो हम आयन के निर्माण के बारे में चैप्टर 4 में बहुत ज़्यादा जानेंगे, तो ये अब देख लेते हैं। अब देखो टेबल आपको 3.5 दे रखी है। तो हम आयोनिक कंपाउंड्स, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड्स दे रखे हैं, तो देखते हैं आयनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, पहले वो देखते हैं। तो हमारे आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो कंस्टिट्यूइंग एलिमेंट्स, यानी कि इनके संगठक एलिमेंट्स जिनसे ये मिलकर जो है बने हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो इसका रेशो में, ठीक है, इनका मास के द्वारा अगर हम रेशो देखें तो मास रेशो इनका क्या है, 5:2, यही है। तो 5:2 ये हो गया इसका। अब यहाँ पे आपको दे रखा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किससे मिलकर बना है, मैग्नीशियम और सल्फर से, तो इसका रेशो क्या है, 3:4, मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है, ये इससे मिलकर बना है तो इसका रेशो है 3:4। सोडियम क्लोराइड सोडियम एंड क्लोरीन से मिलकर बना है तो इसका रेशो 23:35:5, ये है। तो ये इसके मास के रेशो हैं। ठीक है, ये टेबल लर्न कर लेना, फिर भी सब मैं यही बोल रही हूँ, टेबल लर्न कर लेना, तो लर्न तो करनी है हमें। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, यानी कि केमिकल फॉर्मूले को लिखना।
अब देखो किसी भी कंपाउंड का, अगर हम देखें किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला, तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या होता है, वो उसके सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उसकी सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, उसका ही निरूपण होता है, उस जैसा ही होता है। अब मैं बात करूँ अलग अलग कंपाउंड्स जो होते हैं उनके केमिकल फार्मूले हम इजी तरीके से लिख सकते हैं। तो इस अभ्यास के लिए हमें एलिमेंट के सिंबल और जो उनकी जो कॉम्बिनेशन होती है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो ये वही कह रहे हैं कि इस एक्सरसाइज के लिए हमें एलिमेंट के सिंबल जो होते हैं, ठीक है, उनके सिंबल्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी को जानना ज़रूरी है, उसकी कैपेसिटी हमें पता होनी चाहिए। अभी कहते हैं कि किसी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, उसमें जो उसकी कंबाइनिंग पावर है, ठीक है, वो उस एलिमेंट की क्या कहलाती है, उस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। किसी एक एलिमेंट के एटम और दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ किस तरीके से वो कंबाइन होकर एक केमिकल कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ये इसको पता करने के लिए हमें कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। इसका पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वैलेंसी का यूज़ करते हैं, ठीक है, वैलेंसी का यूज़ किया जाता है। अब देखो किसी एलिमेंट के एटम की वैलेंसी को उसके हाथ और उसकी भुजा के रूप में हम उसको क्या कर सकते हैं, आराम से उसका विचार कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब जो ह्यूमन बीइंग है उसकी 2 आर्म्स होती हैं, ठीक है। अब ऑक्टोपस की 8 आर्म्स होती हैं, ऑक्टोपस की एक भुजा, ठीक है, ऑक्टोपस की एक आर्म ह्यूमन की केवल एक आर्म को पकड़ सकती है। अगर एक ऑक्टोपस को कुछ ह्यूमन को इस प्रकार से पकड़ना है कि उसकी 8 आर्म है, ठीक है, 8 आर्म्स हैं, फिर भी ह्यूमन की दोनों आर्म्स के साथ वो क्या होंगी, वो ह्यूमन की दोनों आर्म के साथ लॉक्ड हो जाएंगी, ठीक है। तो आपके विचार पर ऑक्टोपस कुल कितने ह्यूमन को पकड़ सकता है? अब ऑक्टोपस को ओ और ह्यूमन को एच से आप सिंबलाइज कीजिए। क्या आप इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूले लिख सकते हैं? क्या आप OH4 को जो होता है उस OH4 के फॉर्मूले के रूप में आप इसे प्राप्त करेंगे, ठीक है, यही हमें दे रखा है। अब देखो द सबस्क्रिप्ट, यानी कि यहाँ पर अगर बात करूँ तो सबस्क्रिप्ट 4 ऑक्टोपस द्वारा पकड़े गए ह्यूमन की संख्या को बताता है, ठीक है। अब इसकी वैलेंसीज आपको दे रखी हैं, तो आपको टेबल 3.6 दिख रही है, उसमें कुछ इजी तरीके से आपको कुछ सिंपल तरीके से पॉली एटॉमिक आयंस जो हैं उसमें आपको गिवन कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको वैलेंसी के बारे में सबसे पहले तो आपको वैलेंसी के बारे में जो है और ज़्यादा जानकारी आप अगले चैप्टर में देखेंगे। तो केमिकल फॉर्मूले लिखते समय आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, वही देखो चलो कौन कौन से नियम हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं। तो फर्स्ट आपको पॉइंट दे रखा है कि द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, यानी कि आयन की वैलेंसीज और उसके चार्ज, ठीक है, उसकी चार्जेस जो होते हैं उसका बैलेंस उसका होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर वो दे रखा है, यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट दे रखा है क्या, कि जब एक कंपाउंड किसी मेटल और नॉन मेटल जो होती है, नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बना होता है, तो मेटल के नाम और उसके सिंबल जो होते हैं वो केमिकल फॉर्मूले में पहले लिखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम अगर हम लिखते हैं तो कैल्शियम को किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, कैल्शियम होता है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड और भी काफ़ी सारे हैं। तो जहाँ पर ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर नॉन मेटल हैं, हम उन्हें राइट तरफ लिखते हैं, जबकि कैल्शियम और सोडियम, आयरन और कॉपर ये सब कहाँ लेके जाते हैं, ये सब हम लेफ्ट हैंड की तरफ लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो हमारे पॉली एटॉमिक आयन जो होते हैं वो किसके द्वारा निर्मित होते हैं। कंपाउंड में आयन को पहले क्या कहते थे, कंपाउंड को आयन में पहले इनक्लोज कहा जाता था, इनक्लोज में रखते थे, उसके बाद रेशो को दर्शाने वाली संख्या को लिखते हैं। अब आपको यहाँ पर दे रखे हैं कि फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड। चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखो ये आपको टेबल दे रखी है, टेबल 3.6, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन, सिंपल और पॉली एटॉमिक आयंस दे रखे हैं। तो देखो इनकी वैलेंसी कितनी होती है। फर्स्ट वैलेंसी में अगर हम बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर,
कॉपर। इनके सिंबल क्या है, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, पोटेशियम का K होता है, सिल्वर का Ag होता है और कॉपर का Cu होता है। तो यही आपको टेबल दे रखी है, तो ये टेबल आप खुद रीड कर लेना और उसको अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल लर्न कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब हमने वो टेबल रीड कर लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे सिंपल कंपाउंड होते हैं उनके कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं। अब आपको दे रखा है कि दो अलग अलग हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं, सॉरी एलिमेंट होते हैं, उनसे मिलकर हम सिंपलेस्ट कंपाउंड को क्या कहते हैं, सिंपल कंपाउंड जो होते हैं, सिंपलेस्ट कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। तो टेबल 3.6 में कुछ आपने आयंस देखे थे, ठीक है, कुछ आयंस थी और उनकी कुछ आपको वैलेंसीज दी गई थी। तो आप इनका यूज़ करके कंपाउंड के फॉर्मूले के लिखने के लिए आप जो है उनका यूज़ कर सकते हैं। अब आपकी बात करूँ तो केमिकल फार्मूले जो होते हैं, ठीक है, केमिकल फार्मूले होते हैं, उसको किस तरीके से लिखा जाता है, मैं वही बात करें कि कंपाउंड के केमिकल फार्मूले लिखते समय हम पहले क्या करते हैं कि पहले उसका जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा उसके सिंबल लिखकर उनकी जो है वैलेंसीज लिखते हैं। जैसा कि आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, उनको देख लेना और बाद में आप जो है एटम की वैलेंसीज को क्रॉस करके, ठीक है, जो है आप क्या लिखेंगे, एटम जो होते हैं एटम लिखते हैं, ठीक है, एटम के फॉर्मूले लिखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखा है क्या कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला दे रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, देखो अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट का सिंबल क्या है इसमें H, ठीक है, एलिमेंट का सिंबल है H, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, ठीक है, क्लोराइड का सिंबल क्या दे रखा है Cl, ठीक है। वैलेंसी इनकी क्या है, दोनों की 1 है, दोनों की वैलेंसी 1 है। और हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल जो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है HCl, ठीक है। अब आपको ऐसी कुछ करके फॉर्मूले एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप भी एग्जांपल्स खुद पढ़ लेना वरना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। चलो फिर भी मैं दूसरा आपको फॉर्मूला बताती हूँ। दूसरा फॉर्मूला आपको दे रखा है, फॉर्मूला आपका है दूसरा कि हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है इसका सिंबल हाइड्रोजन का H है, ठीक है, और सल्फाइड, ठीक है। अब देखो इसमें ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है। अब इनकी वैलेंसी देखते हैं, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है, और O की वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है H2O, ठीक, सिंबल वही दे रखा है, इसको आप H2S लिखेंगे। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड का दे रखा है ये H2O का फॉर्मूला है और ये वाला हमारा किसका फॉर्मूला है, ये H2S का फॉर्मूला है, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, यहाँ पर 2 है, और सल्फाइड की वैलेंसी कितनी है, 1 है यहाँ पर, किसमें, हाइड्रोजन सल्फाइड के फॉर्मूले में। और हाइड्रोजन जो था हमारा, ठीक है, इसमें खाली सिंबल H का कितनी थी वैलेंसी, 2 थी, और ऑक्सीजन की 1 थी। चलिए अब आगे के जो फॉर्मूले हैं आप आगे के फॉर्मूले खुद रीड कर लेना, बाकी मैं अब आपको देखो। अब यहाँ पर हमें कहा है कि देखो इस प्रकार, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम Mg2 लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है, केशन का सिंबल यूज़ करेंगे ना उसमें, तो ये आपको यहाँ पर दे रखा है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इनके जो चार्जेस होते हैं उनको हम आड़ा तिरछा यानी कि क्रॉस करते हैं और इससे हम फॉर्मूले को क्या करते हैं, फॉर्मूले हमें जो है प्राप्त हो जाता है। अब ऐसे आपको फोर्थ फार्मूला दे रखा है मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का इसमें आपको दे रखा है, उसके बाद क्लोराइड है, तो वही आपके चार्जेस हैं यहाँ पर। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का यहाँ पर आपको दे रखा है 1-, उसके बाद क्लोराइड जो होगा उसका Cl होता है, तो उसका चार्ज क्या है 2+, तो इसको अगर हम इसका फॉर्मूला क्या होगा MgCl2, इस तरीके से हम लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। आप देखो यहाँ आपको कह रखा है कि देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि देखो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल जो हैं, ठीक है, वो हमें क्या करते हैं कि वो हमें 2 क्लोराइड
आयन, यानी कि 2 क्लोराइड आयन हर एक मैग्नीशियम आयन के लिए होता है। तो इस तरीके से जो हमारे आयन्स होते हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स का संतुलन होना चाहिए और पूरे तरीके से उनका जो स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात ये है कि इस तरीके से हम फॉर्मूलों में आयन्स के चार्जेस को नहीं दर्शाया जाता है, ठीक है, यही आपको कहा गया है। अब देखो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। चलो अब मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल रीड कर लेना खुद, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ वरना वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि यहाँ पर दोनों जो वैलेंसीज हैं, ठीक है, एलिमेंट की वैलेंसीज जो हैं वो इक्वल हैं और इसका फॉर्मूला जो है वो CA2O2 हमें मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम इस फॉर्मूले को CaO जो है उसके रूप में आसानी से लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि ध्यान देने की बात ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो होता है CaOH और 2, है ना कि, और CaOH2 जब फॉर्मूले में एक ही आयन के 2 या 2 से ज़्यादा आयन होते हैं तो हम उनके लिए किसका यूज़ करते हैं, तो हम उनके लिए कोष्टक का यूज़ करते हैं, यानी कि इनक्लोज्ड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर OH को ब्रैकेट में रखकर आप क्या करेंगे, 2 लगाते हैं। जो ये क्या करता है, ये आपको बताता है कि एक कैल्शियम एटम के साथ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में मैं कह सकती हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हर एक 2-2 एटम हैं, ठीक है, ये है। देखो यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है, एग्जाम्पल में ब्रैकेट के यूज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट की। फिर भी जो आयन है, आयन कार्बोनेट का एक ही आयन जो है आयन प्रेजेंट है, ठीक है, ये बात है यहाँ पर। चलिए अब हम चलते हैं अपने मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट पर। तो देखो फर्स्ट बात कर रही हूँ मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास जो होता है इसके बारे में आप लोग सेक्शन 3.22 में हम जो है एटॉमिक मास के बारे में जो था, एटॉमिक मास की जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब देखो इस कॉन्सेप्ट का जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो कैलकुलेट मास का मॉलिक्यूलर मास करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी मैटर, कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी मैटर ले लेते हैं। अब कोई भी सब्सटेंस होगा तो जो उसका वो होता है कि देखो कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम सम करते हैं तो जो उसका वो होगा मास, उसके सभी कंस्टिट्यूएंट एटम, जितने भी कंस्टिट्यूएंट एटम हैं उसके मास की योग्यता है। इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल वो जो होते हैं, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये वो बताता है कि मास, ये वो मास है जिसे एटम, ठीक है, एटॉमिक मास की यूनिट म्यू, जो म्यू होती है एटॉमिक मास की म्यू यूनिट जो होती है उसके द्वारा ही बताया जाता है, उसके द्वारा ही हम उसको दिखा सकते हैं, यही बात है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3.1, ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O बी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, यानी कि वाटर H2O के जो हम इसको क्या करना है आपको कि इसको आपको कैलकुलेट करके इसका जो मास है, ठीक है, वो आपको निकालना है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3 के, ठीक है, जो इसका में दे रखा है इसको आपको कैलकुलेट करके इसको मास जो है उसका मास निकालना है इसका भी। अब मैं बात करती हूँ कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1 म्यू, ऑक्सीजन कितनी होती है 16 म्यू। तो सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 2 × 1, ठीक है, प्लस 1 × 16, तो कितना हो गया 18 म्यू। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 म्यू होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 म्यू, राइट। तो और
वाटर में जिसमें 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है। तो यही आपको सॉल्व करेंगे इसको आप, ठीक है। तो ये इसका मास निकलेगा, कितना होगा इसका मास, 18 में होगा, राइट। तो दूसरा आप जो है, दूसरा आप खुद रीड करना, ठीक है। दूसरा आप रीड करके मुझे बताइएगा कि आप कमेंट कर ज़रूर बताना। अब आपको दे रखा है फॉर्मूला। अब गाइस इसके लिए मैं पार्ट 5 जो है मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। मैं उसमें आपको जो है चैप्टर शायद पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही 2-3 पेजेस का आपका जो चैप्टर है ये सिर्फ बचा है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।